नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रयोगवाद पर बात कर रहे हैं। इससे पूर्व हम छायावाद, प्रगतिवाद पर बात कर चुके हैं। प्रयोगवाद से पूर्व के जो दो कालखंड रहे जिनमें राष्ट्रीय चेतना संपन्न काव्यधारा आई और फिर उसके बाद एक बहुत छोटा सा गीति काव्यधारा का समय भी आया। मैंने आपसे पूर्व वीडियो में इस बारे में चर्चा की थी कि हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय चेतना संपन्न काव्यधारा का जो काल रहा उसको हम छायावाद के बाद, प्रयोगवाद के पहले, प्रगतिवाद के बाद नहीं मान सकते। वो कालखंड, वो कविता शुरू हो गई थी भारतेंदु काल से। राष्ट्रीय चेतना का भाव भारतेंदु काल से प्रारंभ हो चुका था और भारतेंदु काल से ही कवियों ने राष्ट्रीय चेतना प्रधान कविताओं का सृजन प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि कविता एक ऐसा माध्यम था जो जनमानस तक सीधा पहुंचता था और इसी कारण से कविता को एक हथियार के रूप में उस समय के साहित्यकारों ने प्रयोग करना प्रारंभ किया। तो उस समय जो कवि रहे, जो मूल रूप से द्वितीय युग से माने जाते हैं, जिनकी केंद्रीय भावना राष्ट्रीय भावना रही, अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को केंद्र में रख के जिन्होंने काव्य सृजन किया, इसमें मूल जो बात थी वो थी देश के प्रति समर्पण की भावना। और छायावाद उत्तरकाल या छायावाद के पहले भी ये जो कवि रहे जिन्होंने रचनाएं की, उनमें प्रमुख माने जाते हैं श्रीधर पाठक, हरिओत जी, मैथिली शरण गुप्त आदि कवि। यही परंपरा छायावाद में भी जो कि निराला प्रसाद पंत के गीतों में भी दिखाई देती है। राष्ट्रीय चेतना की भावना माखनलाल चतुर्वेदी में उतरी। सोनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, रुद्रकमल चौहान, हरिकृष्ण प्रेमी और केदारनाथ मिश्र की एक लंबी परंपरा कवियों की रही, जिन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं को मद्देनजर रख राष्ट्रीय समर्पण की भावना से काव्य का सृजन किया और उनके काव्य ने समाज में जो एक जागृति पैदा की, वो निश्चित रूप से उस समय की एक इतनी बड़ी क्रांति थी साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से, जिसने समाज में पुनः एक नया जीवन सृजित कर दिया था। तो कहने का तात्पर्य कि नई स्फूर्ति और नई ताकत देने वाले उस समय के साहित्य ने, जो राष्ट्रीय चेतना से संपन्न था, जिसका प्रारंभ भारतेंदु युग से हो चुका था, लेकिन छायावाद के बाद वो इतनी तेजी से, क्योंकि भारतेंदु काल से खड़ी बोली का जो विकास है वो प्रारंभ हो गया था और भारतेंदु से पूर्व क्योंकि रीति काल से हम अभी उतरे ही थे, तो वो जो प्रभाव था उसको थोड़ा टाइम लगता है उससे बाहर आने में, साहित्यकार को और पाठक और श्रोता को भी। तो वो समय जो लगा उसके बाद तो केवल एक विषय राष्ट्रीय चेतना ही रह गया, बाकी सारे विषय गौण हो गए। इस काव्यधारा में जो अंग्रेजों के प्रति जो भावना थी और अंग्रेजों की पराधीनता के रिफ्लेक्शन में जो मनोभावनाएं उत्पन्न हो रही थी समाज में, वो इस काव्य में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। यानी देश प्रेम इसका मूल मंत्र था और देश प्रेम की चेतना जागृत करना इसका मूल मंत्र था। तो ये उस समय एक लंबा दौर चला और सभी प्रमुख कवियों ने इसमें अपनी कलम चलाई। इसके बाद, इसके साथ साथ ही लगभग ये माने कि 1935 के आसपास से एक गीति काव्यधारा प्रारंभ हो गई थी। वह कोई बहुत लंबा समय नहीं रहा और उसकी विशेष प्रवृत्तियां जो रही वो ज्यादातर भोग विलास से संबंधित रही, सौंदर्य का निष्पादन करने से संबंधित रही। तो और उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, और उनकी मधुशाला ने उस दौर में बहुत ख्याति प्राप्त की थी, बहुत अच्छी रचना मानी गई थी और उस कालखंड का नाम दिया गया था हालावार। ये लगभग 3-4 साल का समय रहा और इसमें कोई बहुत ज़्यादा कवि नहीं जुड़ पाए, लेकिन चूंकि गीति परंपरा प्रारंभ हो गई थी, कविता अब मंच पर आ गई थी। कविता अब साहित्यिक पृष्ठों से निकलकर मंच पर आ गई थी, तो कवियों को सीधे सीधे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान उस समय में हुआ। तो उन्होंने
अपने बातों को, अपने विचारों को, अपनी कविताओं को सीधे श्रोता के सामने रखा। तो वो एक लंबी परंपरा रही और उसमें गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल दास नीरज, बालवीर सिंह, शिवमंगल सिंह सुमन आदि बहुत सारे हस्ताक्षर जुड़े। बहुत सारे हस्ताक्षरों ने उस समय में रचनाएं की और कविता को एक अलग रूप में, एक अलग धारा के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि राष्ट्रीयवाद कहीं ना कहीं उनमें भी था, लेकिन रंग कुछ अलग था। इसलिए क्योंकि उस समय तो हर आदमी स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त होना चाह रहा था, तो बाकी और कुछ स्वाद उसे जम नहीं रहा था। केवल राष्ट्रीयता का, राष्ट्रभक्ति का ही स्वाद उस समय चढ़ा हुआ था लोगों के दिमाग में। तो बहुत लंबा इस गीति काव्य खंड को लोगों ने स्वीकार नहीं किया और उसके बाद धीरे धीरे जो साहित्य में प्रयोग होने लगे और आ गया प्रयोगवाद। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य का एक ऐसा मोड़ है जहां कविता ने अपने आप को बिल्कुल नया रूप दे दिया। 1952 में प्रथम तारक सप्तक लिखा गया। हालांकि इसकी परियोजना जो है वो मुक्ति बोध ने तैयार की थी, किंतु इसका संपादन जो किया वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया। इसलिए प्रयोगवाद को अज्ञे के नाम से जाना जाता है, इसके प्रवर्तक अज्ञे को माना जाता है। अज्ञे जी ने इस कालखंड में 1943 में जो सबसे पहला तार सप्तक का प्रकाशन किया, तो उस समय में 7 कवियों का एक समूह था जिन्होंने अपने विचारों को, अपनी कविताओं को एक जगह इकट्ठा किया, जिसमें मुक्ति बोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिराज कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे। इन 7 का जो काव्य था और काव्यात्मक जो भावनाएं थी वो इनके स्वयं के जीवन से संबंधित घटनाओं के साथ इस ग्रंथ में समाहित हुई और इसका संपादन सबसे पूर्व अज्ञे जी ने किया। इसलिए प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक कहा जाता है वो अज्ञे जी को कहा जाता है। तार सप्तक उसके बाद 1952 में दूसरा संस्करण इसका छपा, 1959 में तीसरा तार सप्तक आया और 1979 में चौथा तार सप्तक आया। किंतु 1951 के बाद प्रयोगवाद का नाम धीरे धीरे नई कविता होता चला गया, यानी 1951 तक हम प्रयोगवाद को माने। उसके बाद जिस नई कविता की परिकल्पना की जाती है या जिस नई कविता की बात की जाती है वो 1951 के बाद ही प्रारंभ हो गई थी। उसके पीछे एक कारण ये भी रहा कि एक जो अति स्वच्छंदता प्रयोगवादी कवियों ने स्वीकार की थी, तो उनके साथ जुड़ने वाले जो और कवि थे, जो कविकुल परंपरा के सिद्धांतों से अवगत थे, जो उनको मानते थे और जो चाहते थे कि कविता का कुछ ना कुछ रूप तो प्राचीनता से को लिए हुए हो, उनको उसमें घुटन महसूस होने लगी और वो उससे बाहर आने का प्रयास करने लगे। जब उन्होंने बाहर आकर कविता का प्रयास प्रारंभ किया, कविता लिखनी प्रारंभ की, कविता को नया रूप देना शुरू किया, तो वो समय, वो जो तरीका था, वो जो शैली थी वो बिल्कुल नवीन थी। इसलिए कविता नई कविता के रूप में सामने आई। तो प्रयोगवाद जो रहा उसमें सबसे प्रमुख जो रहा वो था पुराने जो प्रतिमान हैं, पुराने जो उपमान हैं, पुराने जो अलंकार हैं, पुराने जो सिद्धांत हैं, पुराने जो नियम हैं, उनके प्रति एक विद्रोह था प्रयोगवादी का। उनका ये मानना था कि हम लगातार चली आती हुई परंपराओं को क्यों माने, क्यों नहीं इसमें नए प्रयोग करें, क्यों नहीं हम नए तरीके से प्रयोगवाद के माध्यम से कविता को नया रूप प्रदान करें। मैं अक्सर आप लोगों को समझाया करता हूँ क्लास में कि प्रयोगवादी कवि जीवन में प्रयोग करते थे, उन्होंने कविता में प्रयोग शुरू किया। जैसे उदाहरण के रूप में कि अब तक आती परंपरा में नायिका के सौंदर्य का चित्रण चांद से किया जाता है। प्रयोगवादी कवियों ने कहा कि चांद ही क्यों, क्योंकि जिस समय चांद से नायिका के सौंदर्य का चित्रण वर्णन किया जाता था, तुलना की जाती थी, उस समय व्यक्ति या कवि चांद की वास्तविकता से अवगत नहीं था।
आज उस वास्तविकता से हर व्यक्ति अवगत है। उसके सौंदर्य की जो बात की जाती है वह यथार्थ नहीं है, वो दृष्टि भ्रम है। अगर उसको नजदीक से देखा जाए, ऊबड़ खाबड़ एक गड्ढों से भरा हुआ पहाड़, रेगिस्तान वाला एक धरातल है, तो उससे भला कोई भी नायिका अपने सौंदर्य की तुलना क्यों करवाना चाहेगी? अगर हमें किसी गोल और पीली वस्तु से ही अपनी नायिका के सौंदर्य का चित्रण करना है, तुलना करनी है, तो क्यों नहीं हम कांसी की थाली से उसकी तुलना करते? वो भी तो गोल और पीली है। प्रयोगवादी कवियों ने कहा कि हम बिल्कुल कह सकते हैं अपनी प्रिया को कि हे प्रिय, तुम कांसी की थाली जैसी खूबसूरत हो। प्रतिक्रिया के रूप में जो उधर से रिएक्शन आएगा उसको भुगतने के लिए तैयार है। क्योंकि आज की नायिका जब चांद के बारे में जानती है तो वो चांद से भी अपनी तुलना करवाना पसंद नहीं करती। तो कुछ नया होना चाहिए, कुछ ऐसा यथार्थ होना चाहिए कि हम जब तुलना करें तो दो चीजें पास में हैं। इसलिए पुराने जो चले आ रहे जो उपमान हैं, जो अलंकार हैं, जो प्रतीक हैं, जो बिंब हैं, उन सबको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और अपने नए उपमान, नए प्रतिमान उन्होंने ढाले, उनमें उन्होंने कविता की। ये अलग बात है कि उसमें यथार्थ बहुत ज्यादा था। प्रयोगवाद में आते आते यथार्थ परक कविता हो गई, कुछ क्लिष्ट हो गई, समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ा, क्योंकि प्रतीकात्मकता और बिंब प्रधान कविता थी। लिया जा उसको समझने में और समझाने में थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन यथार्थ परक है, इसमें कोई दौर नहीं। उस दौर में कुछ पत्रिकाएं थी जिन्होंने प्रयोगवाद को बहुत सहारा दिया, प्रयोगवाद को आगे बढ़ाने में, जिनमें प्रतीक, पाटल, कल्पना, ज्ञानोदय, धर्मयोग, लहर, कृति आदि कविताएं थी जो उस समय में बहुत अधिक प्रचलित कविता थी। और प्रयोगवादी कविता को जिन्होंने एक मुकाम दिया, एक दिशा दी, एक दिशा तक पहुंचाया। प्रयोगवादी कविता जो है लघुता का विरोध था और क्षण के प्रति एक जिसको कहना चाहिए स्वाभाविक आकर्षण उस समय में दिखाई दिया, क्षणबोध के प्रति आकर्षण दिखाई दिया उस समय के कवियों में। और यही कारण रहा कि प्रयोग निरंतर होते रहे। दूसरी चीज ये रही कि रस की बजाय अब बुद्धि प्रधान कविताएं लिखी जाने लगी, बौद्धिकता से युक्त कविताएं लिखी जाने लगी, यथार्थ पर कविताएं लिखी जाने लगी और जीवन के मूल्यों के प्रति अनास्था का भाव पैदा होने लगा। तो नए जीवन मूल्यों के बारे में कविता लिखी जाने लगी और नए जीवन मूल्यों को गढ़ना प्रारंभ किया गया। देखिए, जीवन मूल्य जो हैं वो सृष्टि से चलते हैं, वो सृष्टि के प्रारंभ से जीवन मूल्य चलते आए, वो मनुष्य के रक्त में आ रहे हैं। उनको परिवर्तित करना, उनको बदलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन प्रयोगवादी कवियों ने धीरे धीरे प्रयास किया, बहुत कुछ उन्होंने अपने हिसाब से उनको बदलते हुए दिखाया भी है। संशय भाव की कविता इस समय में ज्यादा लिखी गई और सामाजिकता के स्थान पर वैयक्तिकता प्रधान कविताएं लिखी गई, यानी स्वकेंद्रित हो गया व्यक्ति। आज स्वयं के बारे में सोचता है, अब वो समाज के बारे में कम सोच रहा है। उसका कहना है कि अगर मैं स्वयं को सुधार लूं, अगर मैं स्वयं का विकास कर लूं तो समाज का विकास अपने आप हो जाएगा। पहले हम हाथ पकड़कर चलने की परंपरा में विश्वास रखते थे, सबको साथ लेकर चलने की में विश्वास रखते थे। आज एकला चलो की परंपरा का विकास हो रहा था और अपने विकास के बारे में कवि सोच रहा था और कवि लोगों को समझा रहा था। तो नए उपमानों और नए अलंकारों का प्रयोग करते हुए बंधन मुक्त कविता उस समय में लिखी गई। ये एक कविता का दौर रहा प्रयोगवाद का, लेकिन ये मान लीजिए कि चौथे तार सप्तक का भी कोई महत्व नहीं रहा, तीसरे का भी नहीं रहा। इवन तो दूसरे से पहले ही तो दूसरे तार सप्तक से पहले ही तो प्रयोगवाद में दिशा बदल गई थी और नई कविता वहां पर आ गई थी। तो नई कविता जो थी वो समय की मांग भी थी। देखिए, हमेशा प्रयोग होते रहने चाहिए जीवन में, हमेशा प्रयोग होते रहने चाहिए साहित्य में, हमेशा प्रयोग होते रहने चाहिए विचारों में। नवीनता बनी रहती है, लेकिन वो समाज सापेक्ष होने चाहिए। अगर आप समाज को लेकर जीवन में प्रयोग करेंगे और वो समाज सापेक्ष नहीं है,
समाज को साथ लेकर नहीं किए गए प्रयोग हैं तो वो समाज के उस फ्रेम में फिट नहीं बैठेंगे, और जब फ्रेम में फिट नहीं बैठेंगे तो आप ये मानकर चलिए समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। पूर्व के 2 कालों में यही रहा, यानी जब राष्ट्रीय चेतना प्रधान कविता लिखी जाती थी इस प्रयोगवाद से पहले, तो चूंकि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थी इसलिए समाज ने उसे स्वीकार कर लिया। एकाएक वहां से हटकर हम अगर प्रयोग के धरातल पर उतर आए, अगर हमने जीवन को एक प्रयोगशाला बना दिया, हमने साहित्य को एक प्रयोगशाला बना दिया, हम साहित्य में भी प्रयोग करने लगे, तो वो प्रयोग इतनी जल्दी हजम होने वाले नहीं थे। लिहाजा बहुत अधिक इसको जो है लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया ये, लेकिन एक कालखंड जरूर रहा प्रयोगवाद का, कुछ नया जरूर हुआ इसमें। साहित्य में बहुत सारे अच्छे अच्छे साहित्यकारों ने अपनी कलम चलाई और समाज के से रूबरू हुए, समाज को उन्होंने अपना परिचय दिया। इस दृष्टि से हम प्रयोगवाद को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम देखें तो जीवन में प्रयोग ही तो होता रहता है, प्रयोग से अलग तो जीवन में कुछ है ही नहीं, और प्रयोग निरंतर होता रहा है, यही जीवन की गति है। परंपरागत छंद विधान और गीति जो छंद थे उनको तोड़ते हुए एक सीधी सीधी नई अभिव्यक्ति शैली में प्रयोगवाद की रचना हुई, प्रयोगवाद का समय हुआ, ये अलग बात है। काव्य में कटुता आ गई, ये अलग बात है। काव्य में नग्नता आ गई और मुक्त यौन प्रतीकों के रूप में नया काव्य लिखा जाने लगा। तो ये समय जो रहा प्रयोगवाद का, ये समय इतिहास में दर्ज हुआ, लेकिन बहुत अधिक इसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अंत में धीरे धीरे इससे के बीच में ही लोग नई कविता की ओर बढ़ गए और कविता को नया रूप दिया। अगले वीडियो में हम नई कविता पर बात करेंगे, नई कविता ने किस रूप में अपने आप को समाज और साहित्य के सामने प्रस्तुत किया। नमस्कार।